सोचिए, एक तरफ वो इंसान है जो एकांत में बैठकर ना जीवन के गहरे रहस्यों और एकाकीपन पर कविताएं लिख रहा है। एक ऐसी दुनिया बुन रहा है जहां सिर्फ भावनाएं और पीड़ा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एकदम वही इंसान एक पूरी संस्था खड़ी कर रहा है, एक प्रखर पत्रिका का संपादन कर रहा है और मतलब समाज का एकदम व्यावहारिक नेतृत्व कर रहा है। ये सुनकर ऐसा लगता है ना कि हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, एकदम ऐसा ही लगता है। क्योंकि देखिए, हमारी आम समझ यही कहती है कि जो व्यक्ति बहुत भावुक है वो दुनियादारी या प्रशासन के मामलों में थोड़ा कमजोर होगा। सही बात है। और जो एक कुशल प्रशासक है वो तार्किक और शायद थोड़ा नीरस होगा। हाँ। हम मान बैठते हैं कि भावनाएं और व्यावहारिक मैनेजमेंट दो अलग ध्रुव हैं। बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो इन सारी धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ देता है। आज का विषय बहुत खास है। जी, आज हम द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ महादेवी वर्मा नाम के स्रोत पर गहराई से बात करेंगे। और हमारा लक्ष्य सिर्फ एक बायोग्राफी पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ही व्यक्ति ने कविता के अमूर्त संसार और समाज सुधार की ठोस वास्तविकता दोनों में एक साथ महारत हासिल की। ये जानने का एक शानदार मौका है कि जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया, उन्होंने भावनाओं की अथाह गहराई और बौद्धिक विश्लेषण के बीच इतना अचूक संतुलन कैसे बनाया। हाँ, तो चलिए एकदम शुरुआत से इस कहानी को खोलते हैं। मैं सोच रही थी कि इस बहुआयामी प्रतिभा की नींव आखिर पड़ी कैसे। शुरुआत उनकी जड़ों से ही करनी होगी। तो उनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। और एक बहुत ही दिलचस्प संयोग देखिए, उस दिन होली का त्योहार था। अरे वाह, रंगों का त्योहार है ना। रंगों के त्योहार के दिन एक ऐसी शख्सियत दुनिया में आती है जो आगे चलकर भारतीय साहित्य को अनगिनत रंगों से भर देने वाली थी। बहुत खूब। और उनका जीवन काल काफी लंबा रहा। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में उनका निधन हुआ था। जी, उनकी शुरुआती शिक्षा उज्जैन में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की डिग्री ली। यहाँ मतलब उज्जैन और प्रयाग का संदर्भ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कैसे? देखिए, ये केवल दो शहरों के नाम नहीं है, ये दोनों ही भारत के बहुत प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र रहे हैं। हाँ, वो तो है। बचपन के उस दौर में इस तरह के गहरे सांस्कृतिक माहौल में पलना और फिर संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा में उच्च शिक्षा हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। और संस्कृत तो मतलब अपने आप में एक बहुत ही वैज्ञानिक और अनुशासित भाषा मानी जाती है ना? एकदम सही कह रही हैं आप। संस्कृत केवल बातचीत का माध्यम नहीं है, यह ध्वनि, अर्थ और दर्शन का एक पूरा विज्ञान है। इस भाषा के अध्ययन ने महादेवी जी की सोच को एक बहुत ही मजबूत दार्शनिक आधार दिया। उनके विचारों में जो एक ठहराव दिखता है ना, वो इसी का नतीजा है। और यहाँ एक और बात जो मुझे स्रोत पढ़ते हुए बहुत अद्भुत लगी, वो बचपन से ही चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला, इन तीनों की ओर झुकाव रखती थी। तीनों कलाओं में एक साथ? हाँ। और अगर मैं आज के दौर की भाषा में कहूँ तो हम अक्सर किसी ऐसे कलाकार को जो 2-3 अलग-अलग विधाओं में माहिर हो, एक ट्रिपल थ्रेट आर्टिस्ट कहते हैं। ट्रिपल थ्रेट आर्टिस्ट, हाँ, ये अच्छा शब्द है। तो महादेवी जी अपने समय की एक असल ट्रिपल थ्रेट आर्टिस्ट थीं। वो शब्दों की लय जानती थी, रंगों से खेलना जानती थी और सुरों की समझ भी रखती थी। ये एक बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने, और यही कारण है कि विद्यार्थी जीवन से ही उन्हें काव्य के क्षेत्र में एक अलग प्रतिष्ठा मिलने लगी थी। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति रंग, सुर और शब्द तीनों की गहराई को महसूस कर सकता है तो उसकी अभिव्यक्ति का कैनवस कितना बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। उनकी कविताओं को पढ़ने पर जो एक संगीत महसूस होता है वो उनके संगीत के ज्ञान से आता है, और कविताओं में जो चित्र हमारी आंखों के सामने उभरते हैं वो उनकी चित्रकला की समझ से आते होंगे। एकदम सही। इन तीनों कलाओं ने मिलकर उस ठोस नींव का निर्माण किया जिस पर उनका पूरा साहित्यिक महल खड़ा हुआ। लेकिन देखिए, यहाँ पर इस कहानी में वो मोड़ आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। कौन सा मोड़? मतलब बचपन की रचनात्मकता, संस्कृत का ज्ञान और कविताएं लिखना, ये सब तो एक कवि की इमेज में एकदम फिट बैठता है। हाँ, एक टिपिकल कवि की इमेज। लेकिन जब हम उनके आगे के सफर और उनके द्वारा किए गए संस्थागत निर्माण को देखते हैं तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। वे लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या रहीं, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका चांद की संपादिका बनी।
और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संस्था नाम की एक पूरी संस्था की स्थापना कर डाली। और मैं कहूंगा कि यही वो बिंदु है जहां महादेवी जी अपने समकालीन कई साहित्यकारों से बहुत आगे खड़ी नजर आती हैं। सच में उन्होंने केवल कागज पर दुनिया नहीं रची, बल्कि जमीन पर उतरकर ईंट दर ईंट संस्थाएं भी बनाई। यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। जी पूछिए। अक्सर यह माना जाता है कि जो लोग वेदना, पीड़ा या रहस्य की कविताएं लिखते हैं, जैसा कि महादेवी जी का मूल स्वर था, हाँ, वो रहस्यवादी कवित्री मानी जाती हैं। तो ऐसे लोग अपनी ही एक ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं। वे अक्सर समाज की रोजमर्रा की झंझटों और प्रशासन से दूर भागते हैं। सही बात है। तो फिर एक ऐसी रहस्यवादी कवित्री एक कॉलेज की कुशल प्रिंसिपल कैसे हो सकती है? एक पत्रिका का संपादन करके लोगों को दिशा कैसे दे सकती है? ये विरोधाभास नहीं है? ये सवाल बहुत लाजवाब है और सतह से देखने पर यह विरोधाभास लगता भी है। तो असलियत क्या है? असलियत यह है कि अगर हम इस बात की जड़ में जाएं कि उनकी वेदना असल में थी क्या, तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। अच्छा। महादेवी जी की पीड़ा कोई व्यक्तिगत निराशा या अवसाद नहीं थी, वो एक बहुत ही व्यापक और गहरी मानवीय करुणा थी। मतलब वो दर्द सिर्फ उनका अपना नहीं था? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति समाज के दर्द को, खासकर उस दौर में महिलाओं की पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस करता है, तो वो सिर्फ एकांत में बैठकर आंसू नहीं बहाता। वो कुछ ठोस कदम उठाता है। जी, वो उस करुणा को एक हथियार बनाता है और बदलाव के लिए जमीन तैयार करता है। चांद पत्रिका और प्रयाग महिला विद्यापीठ के माध्यम से वे ठीक यही कर रही थी। अरे वाह, ये नजरिया ही एकदम अलग है। वे शिक्षा और साहित्य के लिए एक संस्थागत ढांचा बना रही थीं, ताकि आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं को आजादी मिल सके। संवेदना को अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ संवेदना ही नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत बन रही थी। एकदम सही। चांद पत्रिका तो उस दौर में महिलाओं के अधिकारों पर बहस करने का एक प्रखर मंच बन चुकी थी। हाँ, और एक पत्रिका को चलाना, लेखकों को जोड़ना, पैसे का मैनेजमेंट देखना, ये तो एक जबरदस्त लीडरशिप की मांग करता है। बिल्कुल। उनका विजन केवल अपने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं था। तो उनके बाहरी संगठनात्मक कौशल को समझने के बाद अब थोड़ा उनके उस आंतरिक भावनात्मक संसार की गहराइयों में चलते हैं, जिसने उन्हें अमर कर दिया। मतलब उनके काव्य और छायावाद के सफर की ओर। हाँ, उन्हें छायावाद का चौथा स्तंभ कहा गया है और निराला वैशिष्ट्य की स्वामिनी बताया गया है। जो लोग छायावाद से बहुत परिचित नहीं हैं, उनके लिए आप इसे कैसे समझाएंगे? देखिए, छायावाद हिंदी साहित्य का वो स्वर्ण युग माना जाता है जहां कविता पुराने उपदेशात्मक नियमों से आजाद हुई थी। ये वो दौर था जब कवियों ने बाहरी दुनिया के बजाय मनुष्य की आंतरिक भावनाओं, प्रकृति और आत्मा के रहस्यमयी संबंधों की ओर देखना शुरू किया। और इसके 4 स्तंभ कौन थे? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। और स्रोत बताता है कि महादेवी जी मुख्य रूप से एक गीति कवयित्री यानी लिरिकल पोएट थीं। जी। उनकी कविताओं के मुख्य विषयों में प्रणय यानी प्रेम, वेदना की गहरी अनुभूति और रहस्यात्मकता शामिल है। और एक टर्म जो उनके दर्शन को समझने के लिए स्रोत में बार बार आया है, वो है जड़ चेतन का एकात्म्य भाव। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ शायद प्रकृति और जीवन के बीच एक गहरे रिश्ते को पहचानना है। बिल्कुल सटीक। जड़ का अर्थ है निर्जीव वस्तुएं या प्रकृति, और चेतन का अर्थ है सजीव मनुष्य या आत्मा। महादेवी जी ने अपनी कविताओं में इन दोनों के बीच की दूरी को मिटा दिया था। वे एक सूखी पत्ती या रात के अंधेरे में भी मानवीय भावनाओं को धड़कता हुआ देख सकती थी। प्रकृति उनके लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं थी। नहीं, वो एक जीवित साथी थी। यही एकात्म भाव ही उनके दर्शन का मूल है। उनकी काव्य शैली के बारे में एक बहुत ही तकनीकी लेकिन रोचक बात मुझे पता चली। वो है उनका बिंब विधान यानी इमेजरी। हाँ, बिंबों का प्रयोग उनके काव्य की जान है। बताया गया है कि उनकी विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल बिंबों में विशेष रुचि थी, मतलब चाक्षुष, श्रव्य और स्पर्शिक बिंब। जी। जब मैंने इस पर गौर किया ना, तो मेरे दिमाग में तुरंत आधुनिक सिनेमा या वर्चुअल रियलिटी मतलब VR का ख्याल आया। वर्चुअल रियलिटी, ये तुलना थोड़ी हैरान करने वाली है, इसे थोड़ा और समझाएं। देखिए, जब कोई VR हेडसेट पहनता है तो वो केवल एक चपटी तस्वीर नहीं देखता। हाँ, वो तो 3D में सब कुछ महसूस करता है। बिल्कुल, वो वहाँ की आवाजें सुनता है और ऐसा लगता है जैसे वो उन चीजों को छू सकता है।
महादेवी जी की कविताएं पढ़ना बिना किसी मशीन के वीआर का अनुभव करने जैसा है। क्या बात है, ये बहुत ही सजीव उपमा है ना? उनके रूपक और अन्योक्ति जैसे अलंकारों के कारण पढ़ने वाला केवल शब्दों को पढ़ता नहीं है, वो उनके बनाए दृश्य को देखता है और हवा की सरसराहट को सुनता है और उस करुणा को अपनी त्वचा पर महसूस भी करता है। जी, यही कारण है कि भाषा पर उनका अधिकार इतना सहज माना जाता है। वे अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत के साम्य गुणों का चित्रण करती थीं। मतलब किसी अनदेखी भावना को समझाने के लिए प्रकृति का सहारा लेना। हाँ, इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही खूबसूरत विचार समेटता है जो श्रोत में दिया है। छायावाद ने उन्हें जन्म दिया था और उन्होंने छायावाद को जीवन दिया। ये सुनने में जितना काव्यात्मक है उतना ही गहरा भी है। मैं भी यही सोच रही थी। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि जिस दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया, उस छायावादी माहौल ने उनकी कला को पनपने का मंच दिया। इसलिए कहा गया कि छायावाद ने उन्हें जन्म दिया। समझी। लेकिन जब ये युग अपने अंत की ओर जा रहा था, तब महादेवी जी की परिपक्व रचनाओं ने इस विधा को इतनी गहराई दे दी कि छायावाद हिंदी साहित्य में अमर हो गया। इसलिए उन्होंने छायावाद को जीवन दिया। बिल्कुल। ये एक युग और एक कलाकार के बीच की अद्भुत साझेदारी है। अब उनके इस शिल्प को समझने के बाद आइए उनके साहित्य के उस विशाल कैनवस की तरफ चलते हैं, जहां ये सारे विचार वास्तव में कागज पर उतरे। हाँ, और ईमानदारी से कहूं तो उनकी रचनाओं की लिस्ट देखकर मैं दंग रह गई। उनका रचनात्मक दायरा वाकई चकित कर देने वाला है। अगर हम उनके काव्य संग्रहों पर नजर डालें तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत जैसे नाम आते हैं। और यामा और दीपशिखा को तो कोई भूल ही नहीं सकता। एकदम सही। सांधिनी, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा और अग्नि रेखा भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। यामा जैसी किताब तो रहस्य और आध्यात्म का ऐसा समुद्र है जिसमें बस डूब जाने का मन करता है। बिल्कुल, पर यह उनके व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू है। और ये ही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, क्योंकि जब हम उनके गद्य की तरफ मुड़ते हैं तो रेखा चित्र और संस्मरणों में अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं मिलती हैं। निबंधों की सूची भी काफी लंबी है उनकी। हाँ, श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य और संकल्पिता जैसे नाम। एक ही लेखिका यामा जैसी अमूर्त कविताएं लिख रही है, और साथ ही श्रृंखला की कड़ियां जैसे विश्लेषणात्मक निबंध भी। यही तो, ये भावनाओं और तर्क का एकदम दुर्लभ संगम है। आमतौर पर कोई या तो बहुत अच्छा कवि होता है या फिर बहुत अच्छा निबंधकार। और यहीं पर महादेवी जी की बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण मिलता है। उनका गद्य साहित्य उनकी कविताओं की मूल आत्मा से अलग नहीं था, बस कैनवस बदल गया था। हाँ, जब वे अतीत के चलचित्र लिखती हैं तो वे समाज के हाशिए पर खड़े लोगों का, शोषित महिलाओं का ऐसा मानवीय चित्र खींचती हैं कि पढ़ने वाले की आंखों में आंसू आ जाएं। उन्होंने उन लोगों को साहित्य का नायक बना दिया जिन्हें समाज देखना भी पसंद नहीं करता था। एकदम सही। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनकी मूल भावना वही थी, बस स्थिति के अनुसार उन्होंने अपना माध्यम बदल लिया? बिल्कुल। जब उन्हें अपनी आंतरिक आध्यात्मिक पीड़ा व्यक्त करनी होती थी तो वे कविता का सहारा लेती थीं। और जब समाज की विसंगतियों पर वार करना हो तो वे गद्य का इस्तेमाल करती थीं। श्रृंखला की कड़ियां को ही ले लीजिए। ये पुस्तक भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति और पितृसत्ता का इतना तीखा विश्लेषण करती है कि आज भी प्रासंगिक लगती है। ये ऐसा है जैसे कोई बेहतरीन शिल्पकार हो जिसके पास हर तरह के औजार हों। हाँ, और उसे पता हो कि कब कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। भावनाओं को सहलाने के लिए कविता और कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए तार्किक गद्य। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे समेटा है। अब जब किसी का योगदान इतना व्यापक हो तो ये स्वाभाविक है कि राष्ट्र से सर्वोच्च सम्मान से नवाजेगा। उनके सम्मानों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। और वे सम्मान केवल मेडल नहीं थे, वे समाज में आ रहे एक बड़े बदलाव की मोहर थे। वे साहित्य अकादमी की फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली लेखिका थीं। पहली महिला, जी, यह बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। और यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था ना? जी, साहित्य का सर्वोच्च सम्मान। और तो और भारतीय डाक विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनका एक युगल डाक टिकट भी जारी किया था। अगर हम इन सम्मानों को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं थे। तो फिर क्या थे? ये उस आधुनिक मीरा के अदम्य साहस का सम्मान थे जिसने अपनी वेदनाओं को छुपने का बहाना नहीं बनाया बल्कि अपनी ताकत बना लिया। कितनी गहरी बात है। साहित्य अकादमी की पहली महिला फेलो बनना
इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की लेखिकाओं के लिए बंद दरवाजे खोल दिए। वे एक जीता जागता उदाहरण बन गई कि एक महिला साहित्य के शिखर पर बैठकर भी जमीनी मुद्दों का नेतृत्व कर सकती है। बिल्कुल। चलिए, तो अब इस बेहद रोचक चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है। आज के इस विश्लेषण से एक बात तो साफ हो गई है कि महादेवी वर्मा केवल एक कवयित्री नहीं थी। वे अपने आप में एक पूरी संस्था थी। हाँ, उन्होंने भाषा पर सहज अधिकार रखा, छायावाद को जीवन दिया और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। और ये साबित कर दिया कि एक इंसान के भीतर कोमल भावनाएं और लोहे जैसा दृढ़ संकल्प दोनों एक साथ मौजूद रह सकते हैं। यही बात आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जहां लोग किसी एक क्षेत्र में भी विशेषज्ञता हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं, वह महादेवी जी का जीवन दिखाता है कि गहरी संवेदना और कुशल तार्किक दिमाग एक ही व्यक्तित्व में सह अस्तित्व रख सकते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जिस पर सोचने में लोगों को मजा आएगा। कौन सा विचार? हमने उनके उस दर्शन की बात की थी, जड़ चेतन का एकात्म्य भाव, यानी प्रकृति और जीवन में एक गहरा जुड़ाव देखना। हाँ, प्रकृति को अपना सजीव साथी मानना। तो जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारे पास सूचनाओं का अंबार है, हम तकनीक से जुड़े हैं, पर क्या हम अपने आसपास की प्रकृति से, पेड़ों से और यहाँ तक कि एक दूसरे से कटे हुए महसूस नहीं करते? ये तो सच है। एक अजीब सा अकेलापन हर तरफ है ना? तो अगर महादेवी जी आज हमारे बीच होती, तो क्या उनकी वही कविताएं और उनका वो जड़ चेतन के जुड़ाव का दर्शन इस आधुनिक अकेलेपन की सबसे कारगर दवा बन जाता? क्या आज हमें फिर से उन डिजिटल स्क्रीन्स को हटाकर उन असली बिंबों को महसूस करने की जरूरत नहीं है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ सकें? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो सच में बहुत देर तक जहन में गूंजता रहेगा। तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों से अनुरोध है कि इस पर विचार जरूर करें। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।